फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस अंडर जीएसटी के बारे में। ओके, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले टीडीएस होता क्या है, टीडीएस अंडर जीएसटी के केस में कौन कौन पर्सन एलिजिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए और कब हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है, और लास्ट में देखेंगे कि कैसे हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस होता क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज रिसीव करते हैं किसी भी पर्सन से और आपको पेमेंट उसे करनी होती है किसी थ्रेशहोल्ड लिमिट से ज़्यादा अगर, तो उस केस में सप्लायर को पेमेंट करने से पहले आप कुछ टैक्स उसमें डिडक्ट कर लेते हैं। ओके, वो होता है टीडीएस। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है ए जो कि सप्लायर है और एक पर्सन है बी जो कि रेसिपिएंट है। ए ने बी को सप्लाई करी है और बी जो है ए को पेमेंट करेगा। ओके, तो इस केस में बी जो है टीडीएस डिडक्ट करेगा ए को पेमेंट करने से पहले, और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो पे करेगा ए को। ओके, और ये टीडीएस उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा बी को, और बी बदले में क्या करेगा? ए को टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। ओके, तो ये होता है टीडीएस का मीनिंग। अब देखते हैं टीडीएस अंडर जीएसटी के केस में कौन कौन पर्सन एलिजिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 4 पर्सन्स ऐसे हैं, अगर ये चारों गुड्स रिसीव करेंगे, गुड्स या सर्विसेज रिसीव करेंगे तो ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है अगर कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई भी लोकल अथॉरिटी है, और कोई भी ऐसा पर्सन है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं व्हेन टू डिडक्ट, कब हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो जब भी आपके किसी एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड कर रही है, टीडीएस अंडर जीएसटी के केस में अगर किसी एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इस लिमिट से अगर एक्सीड कर रही है तो वहाँ पर पेमेंट करने से पहले टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ओके, और ये 2.5 लाख वैल्यू कौन सी है? ये है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, या फिर आप बोल सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कौन सी होती है? जिस पे हमने टैक्स कैलकुलेट करने से पहले की जो वैल्यू है। ओके, सीजीएसटी एसजीएसटी लगने से पहले की जो वैल्यू है उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा। अब देखते हैं कि टीडीएस हम डिडक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए कोई भी आपने गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करी है, वो है 2,60,000 की। ओके, और उस पे जीएसटी का रेट है 28%, जिसमें 14% लग रहा है सीजीएसटी और 14 लग रहा है एसजीएसटी। तो यहाँ पर सीजीएसटी लगेगा 36,400 और एसजीएसटी भी सेम। अब इन सबको प्लस करके जो इनवॉइस की टोटल वैल्यू है वो आ गई है 3,32,800। ओके, अब देखते हैं टीडीएस कैलकुलेट कैसे करना है। तो यहाँ पर जो टीडीएस कैलकुलेट होगा वो होगा टैक्सेबल वैल्यू पे, जो कि है 2,60,000। ओके, और टीडीएस का रेट क्या होगा? तो टीडीएस अंडर जीएसटी के केस में टीडीएस का मैक्सिमम रेट होता है 2%, जिसमें 1% होता है सीजीएसटी और 1% होता है एसजीएसटी। ओके, नेक्स्ट है ये जो अमाउंट है, किस अमाउंट पे हमें टीडीएस कैलकुलेट करना है, वो वही जो आपकी इनवॉइस की टोटल वैल्यू आई है टैक्स लगने के बाद, उसमें माइनस कर देंगे जो भी टैक्स लगा है, तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 2,60,000, उसी पे कैलकुलेट करना है। तो इस एग्जाम्पल पे 2,60,000 का पहले 1% निकालेंगे, वो सीजीएसटी का रहेगा, और 1% रहेगा एसजीएसटी का। तो टोटल टीडीएस इस केस में आएगा 5,200। ओके, इसके बाद हम एक और केस देखते हैं कि हमें कब टीडीएस डिडक्ट नहीं करना होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है,
अगर मान लीजिए जो सप्लायर है वो है यहाँ पे सप्लायर है ए और बी है रेसिपिएंट, तो ए ने बी को सप्लाई किया है और ए जो है वो है दिल्ली का और जो बी है वो है उत्तराखंड का। ओके, और जबकि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो है दिल्ली। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम है और जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है वो किसी दूसरे स्टेट में है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ओके, एंड सेकंड केस कौन सा है जहाँ टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा? वो केस है अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इन दोनों पार्टीज़ के बीच में होती है। ओके, तो ये जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक पर्सन है ए जो कि सप्लायर है और बी है रेसिपिएंट। ओके, अगर ए और बी इन दोनों पार्टीज से बिलोंग करते हैं, सेम पार्टीज़ हैं, जैसे अगर कोई ए भी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और बी भी, अगर ए किसी गवर्नमेंट एजेंसी से बिलोंग करता है और बी अगर किसी लोकल अथॉरिटी से लोकल अथॉरिटी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, और अगर किसी नोटिफाइड पर्सन और नोटिफाइड पर्सन के बीच में हो रही है, और अगर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस केस में जो रेसिपिएंट है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। ओके, ये सारी पार्टीज़ कौन सी हैं जो हमने अभी पढ़ा था टीडीएस अंडर जीएसटी के केस में, जो जो पर्सन एलिजिबल हैं टैक्स डिडक्ट करने के लिए। ओके, अगर इनके बीच में ही ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा है नोटिफाइड पर्सन के बारे में, तो अब देखते हैं नोटिफाइड पर्सन होते कौन से हैं। तो नोटिफाइड पर्सन वो पर्सन्स हैं जो कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करी है और गवर्नमेंट के पास उसके 51% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास उसका कंट्रोल 51% से ज़्यादा है, तो वो नोटिफाइड पर्सन में आएगी। और कोई भी ऐसी सोसाइटी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी लोकल अथॉरिटी ने स्टैब्लिश करी है वो भी नोटिफाइड पर्सन में आएगी। और लास्ट, अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं पीएसयूज़, वो भी नोटिफाइड पर्सन में आएंगी। ओके, तो ये हो चुका है थ्योरी का पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल हम टैली में कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।